जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। एक ऐसा बैच जहां पर हमने एक प्रण लिया है कि मैं अभिषेक कुमार सिंह अपने इस AKS एकेडमी नाम के इंस्टीट्यूट में प्रीलिम्स 2026 के सिलेबस का कोना कोना अपने ही YouTube चैनल पर इस YouTube बैच के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। और ये जब मैंने शपथ ली तो बहुत सोच समझ के ली, और इतना सोचने की कुछ बात ही नहीं थी। अगर आपने दिल में ये मान लिया है कि कोई चीज़ बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, कोई चीज़ बहुत ही एक मूल आवश्यकता है, तो फिर आपको बार बार उस पर पलट के सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है वो हम करेंगे। प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी YouTube पर अपने इस आइकॉनिक क्रांति बैच 2.0 के अंदर करवाएंगे, और हर एक क्वेश्चन को फंसाने के लिए जी जान हम लगा देंगे। तो दोस्तों मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं आपको, देखते हो आप मुझे डेली पॉलिटी पढ़ाते हुए। तो आज ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। और अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ ये देख रहे हो कि ये टीचर पढ़ाता कैसा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए देख रहे हो, तो कंटिन्यू रखो। और अगर आप पूरे सीरीज का आनंद लेना चाहते हो, प्रॉपर प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो आप पिछले 6 लेक्चर्स देख के आना। उसके बाद 7वें लेक्चर को आप लोग अटेंड करना है ना। ये 7th नंबर का लेक्चर है। 6 लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। और अगर आप नए हैं और आपको इस बैच के बारे में नहीं पता है, तो आपको स्क्रीन पर यहां पर पॉज करना है, और ये सारी जानकारियों को दोस्तों यहां से आपको पढ़ लेना है। मैं चलता हूं अपने कंटेंट की ओर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग निरंतर फंडामेंटल राइट्स टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी खुशी पता है इस बात की होती है कि मैं मौसम के हिसाब से ना कभी चला था और ना कभी चलना पसंद करता हूं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नज़रिए से देखूं, तो मौसम ये कहता है कि प्रीलिम्स जस्ट अभी गया है, मुझे मेंस के लेक्चर डालने चाहिए, मुझे मेंस के कोर्स को बेचने पे ध्यान देना चाहिए। आप हर जगह देखेंगे मेंस के बैच लॉन्च हो रहे हैं, मेंस ही मेंस पढ़ाया जा रहा है। तो वो मौसम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मौसम है। मैं अनफॉर्चुनेटली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टैग के साथ कनेक्टेड हूं, क्योंकि मैं कितना भी साबित करना चाहूं कि मेरा जो AKS एकेडमी है, मैं उसको सच में कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह डील नहीं करता। मैं खुद को भी बिल्कुल भी टीचर नहीं मानता हूं। जस्ट एक ऐसा व्यक्ति आप मुझे मानिए जो MPPSC की तैयारी में हेल्प करता है हमारी, और काम करता है, बस ऐसा कुछ मान के चलो आप मुझको। तो मैं मौसम के हिसाब से नहीं चलता हूं। और मेंस के मौसम के अंदर भी मैं प्रीलिम्स का क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं एक नींव रख रहा हूं, मैं एक बेस रख रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा, व्यक्ति फिर से परेशान होना प्रीलिम्स के लिए शुरू कर देगा। और अगर किसी व्यक्ति को उस वक्त भी अकल आ जाएगी और वो तब भी हमारे इस बैच को देखना शुरू करेगा, तो भी वो 4 महीने में लगभग पूरी तेजी के साथ कंप्लीट करके अपना प्रीलिम्स निकाल के आएगा। क्योंकि कितना भी हम मेंस में कुछ भी प्रयास कर लें, जब तक हमारा प्रीलिम्स ही फेल है, तो हमें हमारा टैलेंट दिखाने का दोस्तों कभी भी मौका मिलता नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में 2026 का प्रीलिम्स में पूरे श्योर हो कि मैं पूरी मेहनत के साथ जाऊंगा, सर का पूरा क्रांति बैच देख के जाऊंगा, सर ने जो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट की वीडियो बनाई थी, मैं उस बुक लिस्ट को भी पढ़ के जाऊंगा, तो फिर उस इरादे से जा रहे हो, तो मतलब तुम प्रीलिम्स क्लियर करने जा रहे हो। और अगर तुम 10 महीने बाद प्रीलिम्स क्लियर करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको मेंस भी प्रिपेयर करना होगा। तो साइड बाय साइड आपको मेंस भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास दिन में 5 घंटे पढ़ाई के लिए हैं, तो आप 2.5 घंटा प्रीलिम्स को दीजिए, 2.5 घंटा मेंस को दीजिए। हमेशा 50% का अनुपात रखा करिए अपने पूरी पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को हम। तो मुझे आज आपको आर्टिकल 21 से दोस्तों पढ़ाना है। और पिछला लेक्चर लिटरली यार मजा आ गया। कभी कभार एज अ टीचर हमको पढ़ाने के बाद बहुत मजा आता है, कभी कभार नहीं, हमेशा ही आता है। हमको लगता है कि हमने किस लेवल का कंटेंट डिलीवर किया हो। पिछला लेक्चर मात्र 2 आर्टिकल्स पढ़ाए थे मैंने, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़े आर्टिकल्स हैं, और इतनी खूबसूरती से क्लॉज बाय क्लॉज एक एक चीज, आहा मजा आ गया था, सुपर। आज देखते हैं दोस्तों आज क्या है। आज आर्टिकल 21 मेरे सामने है। ये जो दोस्तों आर्टिकल 21 है ना, ये हमको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देने की बात करता है। यानी कि
ये हमको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो एक होती है जीवन की स्वतंत्रता और एक होती है हमारी पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आइए दोस्तों देखते हैं। आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते, क्या नहीं छीन सकते? उसके जीवन की स्वतंत्रता और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन एक आगे अपवाद भी दे रखा उसका, एक्सेप्शन। परंतु अगर कोई कानून बन जाए तो इसको छीना जा सकता है। आगे बात लिखी है कि तुम्हारा जो पर्सनल लिबर्टी है, तुम्हारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तुमसे कोई नहीं छीनेगा। तुम्हारी जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है, जीवन की स्वतंत्रता, कोई नहीं छीनेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी और कोई कानून बना तो छीनी जा सकती है इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ विशेष परिस्थितियों में। इस बात का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल 21 है यार, क्या तुमको लगता है कि केवल इंडिया के जो नागरिक हैं उनको ही जीवन का स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए? नहीं साहब, क्योंकि सर आपने तो हमको पढ़ाया ही था, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल यही आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल इंडिया के सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं। इनके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं वो सब इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अभी आप फिलहाल आर्टिकल 21 पढ़ रहे हो जो कि इस लिस्ट में नहीं आता, तो मतलब सीधी सी बात है कि आर्टिकल 21 केवल सिटीजन्स के लिए तो नहीं है। अगर होता तो इस लिस्ट में आता। तो ये दोनों के लिए है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। ठीक है सर, तो आपको यहां से वो नजर आ जाएगा। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये उसी चीज की जो है यहां पर बात कर रहा है। और बस ठीक है, उसके बाद यहां पर हम देखें एक फैक्ट इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये पूरे फंडामेंटल राइट्स का, इनफैक्ट पूरे संविधान में ये सबसे ज्यादा इंटरप्रेटेड आर्टिकल है। इंटरप्रेटेड आप समझते हो, जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्या की गई हो। मतलब हमारे संविधान में लिखा है कि जब भी कोई आर्टिकल किसी को समझ में नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल को इस देश को समझाएगा। आर्टिकल 21 का अंदर जो जीवन की स्वतंत्रता, ये जीवन की स्वतंत्रता इतना बड़ा शब्द है कि इसमें बहुत कुछ आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतना बड़ा शब्द है कि इसमें बहुत कुछ आता है। तो मतलब जब से संविधान बना है 26 जनवरी 1950 से लेके आज तक, ये आर्टिकल 21 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कर चुका है, इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कर चुका है कि हर बार इसका कुछ अलग मतलब निकल के आता है, हर बार इसका दायरा थोड़ा और बड़ा जो है निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया आर्टिकल 21 का कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता का अधिकार। अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स तुमसे बिना पूछे अपने पास लेता है तो वो तुम्हारी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। इट इज द वायलेशन ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी। तो ये जो दोस्तों शब्द है ना, राइट टू प्राइवेसी, ये अलग से आर्टिकल 21 में लिखा नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल 21 का ही हिस्सा माना जाता है। ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। राइट टू प्राइवेसी, कि राइट टू प्राइवेसी, इतना सिंपल क्वेश्चन कि राइट टू प्राइवेसी का जो संबंध है वो कौन से आर्टिकल से है? तो वो आर्टिकल 21 से है। जब ये क्वेश्चन आया था ना दोस्तों, नहीं शायद ये 2023 के प्रीलिम्स की बात है, नहीं 2024 के प्रीलिम्स की बात है, मुझे याद आ रहा है 2024 के प्रीलिम्स की बात है यूपीएससी की। तो उन दिनों लगभग ये जून के ही महीने में, मई जून के महीने में हमारा एमपीपीएससी का भी प्रीलिम्स हुआ था 2024 वाला, अगर आपको याद हो। तो मैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए हमेशा की तरह उन दिनों में क्रांति बैच नहीं चलाया करता था। मैंने उन दिनों 2024 प्रीलिम्स के लिए 30 लेक्चर्स की सीरीज चलाई थी, मिसलेनियस, विविध वाली। तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, और जब ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में आया, मतलब हमारे पढ़ाने के बाद में जब आया था, तो मैंने फिर इसका स्क्रीनशॉट, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर देखो ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा एक एस अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने शेयर किया। तो मतलब कितना कीमती क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में। बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। एक चीज और सुनो, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहना
ये भी तुम्हारा आर्टिकल 21 के अंदर अधिकार है कि तुम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहोगे, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है दोस्तों। उसके बाद राइट टू डाई, यानी कि मृत्यु का अधिकार। एक मिनट देना, मैंने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट नहीं किया। लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ। हो गया साहब, पियो बिजली पियो, आप भी बिजली पियो। मैं क्या बोल रहा था? राइट टू डाई, मरना भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है, लेकिन यहां पर कौन से मरने की बात हो रही है वो समझ लो। इच्छा मृत्यु सुनी है आपने कभी? कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसका दर्द कम करने के लिए उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो ये भी अधिकार है बाकायदा इसके अंदर, ठीक है ना। परंतु उसके लिए बहुत सारी फिर नियम कायदे कानून को पालन करना पड़ता है। और दोस्तों डिग्निटी वाला पॉइंट तो, राइट टू डाई विद डिग्निटी, सॉरी, केवल मरने का अधिकार नहीं, सम्मान के साथ मरने का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर वो इच्छा मृत्यु वाला पॉइंट जो है कवर हो जाता है। तो ये तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आप आर्टिकल 21 के अंदर अब आप प्रवेश कर रहे हो, तो आर्टिकल 21 के अंदर ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि जैसे आर्टिकल 19 में 20 में हमने देखा ना, तो उसमें क्लॉज वाला सिस्टम नहीं है कि आर्टिकल 21 फिर ब्रैकेट में 1, फिर आर्टिकल 21 फिर ब्रैकेट में 2। तो आप इसका डायरेक्टली ऐसे प्रावधान पढ़ने कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन से प्रावधान आते हैं। तो सबसे पहली चीज उन्होंने जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ के बारे में लिखा है। यहां पर राइट टू लाइफ का मतलब, यहां पर देखो क्लियर लिखा है, यहां पर जीवन का अधिकार का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको आपका जो फिजिकल जीवन है ना, जीवन की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको जो आपका शरीर जो आपका जीवन जी रहा है कि बस हम जीवन जी रहे हैं, हमारी बॉडी चल रही है, सिर्फ इतना नहीं है। तो लिखा है ना, मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस। एनिमल एग्जिस्टेंस मतलब जो हमारा धड़ है, जो हमारा शरीर है, केवल यही, इसी को चलाना, इसी को खींचना ही केवल जीवन का अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार का मतलब है सम्मान से जीना, केवल जीना नहीं, सम्मान से जीना। राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान से जीना, ठीक है ना। तो यहां पर राइट टू लाइफ, कभी भी कोई आपसे पूछे जीवन के अधिकार का मतलब क्या है, क्या केवल आपका भौतिक रूप से अस्तित्व में होना, क्या केवल आपका भौतिक रूप से अस्तित्व में होना, केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस? जी नहीं। क्या होना चाहिए? एक सम्मान से भरा जीवन, ठीक है, ये है इसका एक्चुअल मतलब। अब जैसे यहां पर इन्होंने एक, यहां पर आपको एक केस जो है देखने को मिलेगा। केस है फ्रांसिस कोरेली म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 1981 का जो है केस है। तो यहां पर ये इस केस में एग्जैक्टली ये बताया गया था कि जो जीवन का अधिकार है उसमें केवल आपकी फिजिकल बॉडी का अधिकार नहीं होता, बल्कि सम्मान के साथ जीवन को व्यतीत करना, ये आपका फंडामेंटल राइट होता है। इसको कहते हैं राइट टू लाइफ, इसको कहते हैं जीवन का अधिकार। उसके बाद अब जैसे कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल एक अटैच किया है कि जब सरकार तुमको एक बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, एक बेसिक हेल्थ केयर देती है, तब जाकर तुम्हारी एक सम्मान पूर्वक जिंदगी की जो है गारंटी तुमको मिलती है। अगर सरकार तुमको एक बेसिक हेल्थ केयर भी ना दे तो गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में तो जा नहीं पाएगा, बीमार होता रहेगा, है ना, और एक बीमारी से भरपूर जो है वो जीवन जिएगा। तो क्या ये एक सम्मान भरा जीवन हुआ दोस्तों? ये सम्मान भरा जीवन नहीं हुआ। तो इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए ना कि सर सम्मान भरा जीवन क्या होता है, कि सब आपको ये बोलें सलाम 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 सलाम, नमस्कार 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 नमस्कार, साहब जी साहब जी साहब जी, ये है डिग्निफाइड लाइफ। कोई क्यों करेगा तुम्हें ऐसा? तुम कहीं के नवाबजादे हो। ये डिग्निफाइड लाइफ का मतलब ये नहीं है कि राह चलता हर व्यक्ति तुमको इज्जत दे। डिग्निफाइड लाइफ का मतलब ये है कि तुम जानवरों की तरह ना जियो, तुम्हें जो बेसिक चीजें सरकार देती रहे, उसको कहते हैं डिग्निफाइड लाइफ। समझ रहे हैं बात को? चलो, उसके बाद दूसरी चीज क्या लिखी थी आर्टिकल 21 में, ध्यान देना, तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है साहब, तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या चीज होती है कि तुमको कोई अरेस्ट कर ले गया बिना कारण के, बिना कुछ बताए, आर्बिट्री लिखा है ना, यानी कि मनमाने तरीके से कोई भी तुमको अरेस्ट कर ले गया, पुलिस ने तुमको मनमाने तरीके से हिरासत में डाल दिया। तो अगर पुलिस बिना किसी वजह के आपको अरेस्ट कर ले जाती है कि आपने पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, पुलिस वाले ने पकड़ा, अच्छा मेरी गाड़ी को ओवरटेक करेगा,
चल थाने, मेरा बालम थानेदार। अबे तेरा बालम थानेदार होगा, हमें क्या करना उससे, हम तो गाड़ी ओवरटेक कर रहे थे, हमको तो जाना था। तुम्हारा बालम थानेदार, उसकी जीप भी बड़ी धीमी धीमी चल रही थी, तो अगर वो हमको बिना वजह थाने ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है, हिरासत में ले रहा है, तो ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारी पर्सनल लिबर्टी, जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो टूट रही है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार यहां पर टूट रहा है। यहां पर दोस्तों एक केस है बहुत ही प्यारा, नाम क्या है इसका, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके आगे मैं जितनी बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दूं दोस्तों, उतना है कम ही जो है माना जाएगा। अब यहां पर दोस्तों क्या कहा गया है, मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो केस था, यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो आर्टिकल 19 है, जहां पर आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती हैं, याद आ रहा है, कल पढ़ा था हमने, और साथ ही साथ जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल 14 आपको याद है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समता और कानून की समान सुरक्षा। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों को कनेक्ट करके क्या बोला गया कि ये संविधान का गोल्डन ट्रायंगल है, यानी कि स्वर्ण त्रिभुज। अगर कभी भी प्रीलिम्स में आ गया कि संविधान का गोल्डन ट्रायंगल यानी कि स्वर्ण त्रिभुज, यानी कि 3 सबसे कीमती जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, तो स्वर्ण त्रिभुज कैसे बनेगा, एक लगेगा आपका आर्टिकल 14, दूसरा लगेगा आपका आर्टिकल 19, तीसरा लगेगा आपका आर्टिकल 21, और इस तरीके से जो है ये गोल्डन ट्रायंगल, एक स्वर्ण त्रिभुज जो है तैयार होगा। तो गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कौन से केस में आया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। और यहां पे बड़ी सिंपल सी बात लिखिए, किसी भी नागरिक को तुम जेल में नहीं डाल सकते बिना उस पर एक कार्यवाही चलाए, विदाउट अ फेयर ट्रायल, कि तुमने मुझे उठा के सीधे जेल में ही भेज दिया, लो 2 साल की कैद। अरे तुम 2 साल की कैद में तब भेजोगे जब तुमने अदालत में प्रॉपर एक निष्पक्ष, एक फेयर मुकदमा चलाया होगा, एक ट्रायल चलाया होगा, तभी ना भेजोगे, एक कार्रवाई हुई होगी तभी ना भेजोगे। ये तो तुमने तो बिना कार्रवाई के भेज दिया, ये तो अंग्रेजों का राज हो गया ये तो अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है तो ये सीधा सीधा आपकी पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 का हनन माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया निजता का या गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ये जो राइट टू प्राइवेसी का जो दोस्तों केस है ना, ये पता है ये राइट टू प्राइवेसी की जो एंट्री हुई है, ये काफी लेट एंट्री हुई है राइट टू प्राइवेसी की। मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि जब भी आ जाए तो आपको कौन सा टिक करना है, आर्टिकल 21। ये राइट टू प्राइवेसी की आखिर शुरुआत कहां से हुई थी, जैसे कि मैंने बताया ना, कोई ऐप तुम्हारा डेटा चुरा रहा है तो ये भी गलत है, तुम्हारे आधार कार्ड की डिटेल्स का मिसयूज हो रहा है, चुराई जा रही है, वो भी गलत है, कोई तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बिना इजाजत के सर्वेलेंस रख रहा है, नजर रख रहा है, वो भी जो है बिल्कुल गलत है, राइट टू प्राइवेसी है। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां पर आपको एक केस दिखेगा, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस वर्ष जो है आया है एंट्री में, 2017। ठीक है, तो ये केस याद रखना है, कौन सा, KS पुट्टास्वामी वर्सेस भारतीय संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ठीक है, यहां पर जो है इन्होंने कहा है, यहां पर जो है इन्होंने क्या कहा है कि आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो आप पढ़ते हो ना, उसी का एक हिस्सा क्या है, राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार है ना। यहां पर जो है लिखा हुआ है, सरकार किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा बिना उसकी इजाजत के, बिना उसके परमिशन के शेयर नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोग राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये तो पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक स्वच्छ वातावरण में जीना भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के भीतर। ठीक है,
ये जो है ना स्वच्छ एनवायरनमेंट में जीना, इसका कनेक्शन जो है डीपीएसपी के साथ भी है और फंडामेंटल ड्यूटी के साथ भी है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A के साथ जो है इसका कनेक्शन है। हालांकि अगर आप इसको ना भी पढ़ो तो यहां पे चल जाएगा, जब मैं आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल आप इस पॉइंट को यहां पे काट सकते हैं, लोड मत लीजिए। ये इस तरह का स्वच्छ एनवायरनमेंट आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। यहां पर एक केस है एमसी मेहता वर्सेस भारतीय संघ, 1987 का केस है। यहां पर जो है जो उद्योग प्रदूषण क्रिएट कर रहे थे तो ये माना गया कि वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि अब लोगों को उस प्रदूषण भरे एनवायरनमेंट में जो है क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और ये उनके आर्टिकल 21 के स्वच्छ पर्यावरण में रहने के विरुद्ध है, उनका फंडामेंटल राइट टूट रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रदूषण कर रही हैं उन पर क्या लगेगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी ताकि लोगों का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 टूटे ना। लोगों को पता ही नहीं है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट इसीलिए रोक लगा रही है, नहीं तो तुमको ही प्रदूषित एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। फिर तुम वहां पर कह देते हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट ही देश विरोधी बोल देते हैं, ये इनको हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत है। अरे बेटा, तो आप अब ये आपकी समस्या है कि आप दिल्ली में रह रहे हो। ये हालांकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले चीज ये करनी चाहिए कि पंजाब और हरियाणा में जो किसान पराली जलाते हैं ना, उस पराली को जलाने से जो है प्रदूषण दिल्ली में पहुंचता है कायदे से। तो पहले सुप्रीम कोर्ट को वहां पर भी जो है रोक लगानी चाहिए, पहली चीज तो, ताकि वो पोल्यूशन आए ना और दिल्ली में फिर पटाखे चला भी लें तो भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि जनता हमारी तारीफ करेगी क्योंकि हमने उनका आर्टिकल 21 को टूटने से बचाया है, और जनता तो गरिया ही रही है अलग लेवल पर। जब जब दिवाली आती है दिल्ली में तब तब दिल्ली वाले गरियाते हैं। ठीक है, उसके बाद मरना, और वो भी कैसे मरना, सम्मान पूर्वक मरना, ये भी आपका आर्टिकल 21 में अधिकार है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पैसिव एथुनेशिया और हिंदी में कहते हैं इच्छा मृत्यु। यानी कि कुछ विशेष मामलों में जो अदालत है वो इच्छा मृत्यु की इजाजत दे सकती है, परंतु ये जो इच्छा मृत्यु है ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं दोस्तों, बहुत सारी कंडीशन। मतलब जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा रही है तो उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति से सबसे बड़ा फायदा किसे होगा, तो उस बंदे की पूरी जांच होती है पहले उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने से पहले। समझना इस बात को मेरे, ठीक है ना। और जब तक कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसका कोई इलाज नहीं है तब तक इच्छा मृत्यु दे ही नहीं सकते कि बस बूढ़े हो गए अब जीने का मन नहीं है। अरे नहीं माता जी या दादाजी, ऐसे पे नहीं होगा। वो तो आपके हो सकता है बच्चों ने प्रेशर डाल रखा हो, समझ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। फिर बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहां पर आप देखिए एक ऐसा रोगी है जो कंप्लीटली असाध्य हो चुका है, उसकी बीमारी बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, आर्टिफिशियल सपोर्ट पर चल रहा है, वही मास्क वगैरह ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, जब हटाओ तब मर जाएगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में इच्छा मृत्यु जो है दे दी जाती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं बहुत टाइट केस है। उसके बाद दोस्तों हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21A। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, और ये है आपका शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार पहले नहीं हुआ करता था, कब आया है ये, पहले नहीं हुआ करता था कब आया है, तो वो देखना पड़ेगा। संविधान में 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और उसके बाद आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बीच में हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। उनको क्या देना है, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उनको देनी है। लेकिन आगे एक शब्द सुन लो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कब हुई, आर्टिकल 21A में तो हुई, लेकिन कब हुई, जब 2002 में अमेंडमेंट आया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वापस रिपीट नहीं करूंगा। 2002 में आपने कह तो दिया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो 6 से 14 साल के बच्चों को। उस टाइम सोच के देखो देश में कितने सारे 6 से 14 साल के बच्चे होंगे। उस टाइम इतने हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं थे, उस टाइम इतने हमारे पास सरकारी टीचर नहीं थे, तो सरकार को व्यवस्थाएं बनाने में समय लगेगा।
तो इसीलिए आर्टिकल 21A में एक चीज लिखी हुई थी कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो देनी है, पर उस तरह से देनी है जिस तरह को स्टेट डिसाइड करेगा, है ना। स्टेट मतलब वही आर्टिकल 12 वाला। तो जो तरीका है वो सरकार डिसाइड करेगी, उसके अनुसार आर्टिकल 21A को लागू किया जाएगा। इतनी दोस्तों चीज आपको क्लियर हुई। वहीं पर फिर एंट्री होती है कौन से एक्ट की? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्योंकि एक बार नहीं, कई दफा स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा ही है कि सर जब आर्टिकल 21A कह रहा है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दो, कंपलसरी एजुकेशन दो, तो जब हमारे पास आर्टिकल पहले से ही था तो अलग से फिर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों बनाया गया 2009 में? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं, केवल आर्टिकल बना देने से शिक्षा थोड़ी ना मिल जाएगी। उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, स्कूल बनाने पड़ेंगे, टीचर्स बुलाने पड़ेंगे, और ऊपर से आर्टिकल 21A में साफ लिखा है कि शिक्षा तो आप फ्री दोगे, परंतु उस तरीके से दोगे जो तरीका सरकार डिसाइड करेगी, इन दैट मैनर एज डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो वो जो तरीका डिसाइड किया ना, वो इस एक्ट को बना के किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट वो तरीका है जिसके माध्यम से आर्टिकल 21A को लागू किया जाएगा। तभी ये दोनों चीजें बनाई गई हैं एक साथ। आर्टिकल 21A अधिकार की बात करता है, और उस अधिकार को लागू कैसे किया जाए वो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई। ये एक्ट भले ही आया था 2009 में, लेकिन लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। तो आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 21A असल मायने में कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से लागू जो है हुआ है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। ये संशोधन आप पढ़ लेंगे 86 नंबर का 2002 वाला, है ना। क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये सब लोग रट लेते हैं, लेकिन किसी को कारण नहीं पता होता कि 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट दोनों को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, है ना। तो एक है आपका अधिकार और दूसरा है उस अधिकार को लागू करने का तरीका। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, चलो ठीक है, सरकारी स्कूलों में देनी है, बिल्कुल सही बात है ना। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को पढ़ाना है, सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो गवर्नमेंट को इस बात को सुनिश्चित करना है कि बच्चा स्कूल जाए। इसीलिए जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो गांव में घरों पे जाके नॉक करते हैं कि बच्चे को भेज दो, और बच्चे को पता है कब भेजते हैं? जब दोपहर का मिड डे मील का खाना तैयार हो जाता है, बेटा जा खीर बनी है। तो सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है, ईमानदार टीचर होता है, बेचारा घर पे जाता है, कहता है अपने बालक है भेज दो, खीर बनी है आज लंच में, कि अपने बच्चे को भेज दो, लंच में खीर बनी है आज। तो बोले ठीक है बेटा, खीर खाया, और खीर खाने बच्चा जाता है तो बाहर से कुंडी लगा दे, तो बेटा चुपचाप पढ़ ले बैठ के, अब खीर तो तूने खा ली, चुपचाप पढ़ भी ले, तो खीर खाने मत आ। ठीक है, अच्छा एज ग्रुप कौन सी, वो तो देख ही लिया हमने, 6 से 14 साल के बच्चे को, है ना। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना है, आर्टिकल 21A केवल 6 से 14 साल के बच्चे को कवर कर रहा है। जो बच्चा 6 साल से कम उम्र का है उसके लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि अब 6 साल से कम उम्र का बच्चा पढ़ के करेगा भी क्या? सरकारी स्कूल में तो वैसे भी 6 साल से ही जो है भेजना शुरू करते हैं, 5-6 साल से, तो 6 साल से पहले तो क्या ही पढ़ेगा। लेकिन फिर भी किसी को जल्दी सक्सेस पानी है जीवन में, पेरेंट्स भी बड़ी चिंता में, तो 6 साल से पहले पढ़ ले, है। तो उनके लिए भी अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि 6 साल से कम उम्र है तो शिक्षा कैसे करवानी है, तो मैं भी आपको बताऊंगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों आया? क्योंकि ये वो तरीका है जिसके माध्यम से इस आर्टिकल को लागू किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात दोस्तों यहां पर आपको समझ लेनी है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, देखो सरकारी स्कूल में तो आपसे 1 पैसा नहीं लेगा, सरकारी स्कूल में तो कोई भी जा सकता है, सबके लिए ओपन है, वहां पर कुछ नहीं आपसे लिया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल, वहां पर EWS के लिए 25% रिजर्वेशन है। अब आप EWS सुनते ही फैल मत जाना कि बोले सर SC ST OBC को क्यों नहीं है, केवल EWS को क्यों है? अरे वो वाला EWS नहीं है जो जनरल कैटेगरी का 10% EWS, वो नहीं है। यहां पर EWS का मतलब अलग है साहब। वो जो तुम SC ST OBC EWS पढ़ते हो वो कॉलेज से शुरू होता है, ये तो स्कूल की बात हो रही है। स्कूल में कब तुमको ऐसा देखने को मिला कि SC को इतनी % लानी है, OBC को इतनी लानी है, जनरल को इतनी? वहां पे नहीं होता है। यहां पे सुन लो, EWS का मतलब है
वो बच्चे जिनके पास प्रॉपर पैसा नहीं है, वो बच्चे जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो यहां ईडब्ल्यूएस में एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है। ये वाला ईडब्ल्यूएस बस ये देखता है कि बच्चे के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रहेंगी प्राइवेट स्कूलों में। कितना भी बड़ा से बड़ा प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, 25% सीट कानून के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये वो वाला ईडब्ल्यूएस नहीं है जो तुम कॉलेज से देखते हो 10% वाला। इस ईडब्ल्यूएस में जाति से कोई लेना देना नहीं, नॉट बेस्ड ऑन कास्ट। ये लिख दूं नॉट बेस्ड ऑन कास्ट। ये कास्ट बेस्ड नहीं है, जाति आधारित नहीं है। इस 25% कोटा में कोई भी जा सकता है। आपने वो मूवी देखी होगी, क्या हिंदी मीडियम नाम था ना मूवी का, तो उसमें इरफान खान और उसकी जो वाइफ होती है, वैसे अमीर होते हैं, चांदनी चौक में उनकी कपड़े की दुकान होती है, बंगला होता है उनके पास, लेकिन वो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं एक बड़े स्कूल में। उस बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो नहीं पा रहा होता, पैसा देके भी नहीं हो पा रहा होता, स्कूल जो है काफी स्ट्रिक्ट रहता है। तो वो क्या करते हैं, उस स्कूल के ही पास थोड़ी सी दूर में एक बस्ती होती है, वहां पर जाके 2-4 महीने रहते हैं, खुद को गरीब साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को वो 25% वाले कोटा में एडमिशन मिल जाए। तो वैसे नहीं हो पा रहा नॉर्मल तरीके से, पैसा देके भी नहीं हो पा रहा, तो गरीब दिखा के खुद को हम 25% कोटा से एडमिशन करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ये देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को तुम 8वीं क्लास तक फेल नहीं कर सकते, और ना ही तुम किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हो। इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद और देखें यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक प्राइवेट स्कूल 25% सीटें कौन से कोटा से भरेगा, ईडब्ल्यूएस से, और इस ईडब्ल्यूएस वाले कोटा से प्राइवेट स्कूल में जो 25% बच्चे आएंगे वो फ्री में आएंगे। मतलब अगर एक टोटल पॉपुलेशन मान लो स्कूल की, उसमें जो 25% बच्चे होंगे वहां पे फ्री में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस सरकार भरती है। ठीक है, चलो आगे देखें। कुछ इंपॉर्टेंट केस जो इससे संबंधित हैं, एक मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 में इसका एक्ट आया बेसिकली, है ना, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से चलोगे तो फिर 21 या 2002 में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि जो शिक्षा का अधिकार है, ये अपने आप में किस चीज का अधिकार है, ये अपने आप में राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21। कितनी बड़ी बात बोली, कितनी बड़ी बात बोली कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किसका हिस्सा है, आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है। तभी तो भाई सुन लो मेरी बात, जब 2002 में अमेंडमेंट हुआ तो कोई भी आर्टिकल बना सकते थे ना, 21A ही क्यों बनाया? 21 आपको पता है जीवन का अधिकार होता है, राइट टू लाइफ। 21A ही क्यों बनाया? क्योंकि उनको भी पता है कि जो शिक्षा का अधिकार है ये एक तरह से आपके जीवन का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन किसका पार्ट है, राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 के तहत। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर उसके बाद उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का एक केस है। यहां पर क्या बोला गया कि 14 साल तक की एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है। और आप देखो ये सारे जो केस है ना, ये आर्टिकल 21A के आने से पहले के केस हैं, यानी कि माहौल पहले से ही बनना शुरू हो गया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर मान के चलो, अब आप कहोगे सर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 14 साल से ऊपर उसकी एज हो चुकी है तो अब सरकार उसको नहीं पढ़ाएगी, फिर सरकार की वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी है वो समाप्त हो जाती है। फिर वो डीपीएसपी के अंदर कवर होता है आर्टिकल 41। डीपीएसपी जानते हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अरे कुछ नहीं, इतना लोड मत लो। डीपीएसपी मतलब सरकार की जिम्मेदारी। डीपीएसपी मतलब क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी, यानी कि सरकार की ड्यूटी। पर ये जो सरकार की ड्यूटी होती है ये जो है न्यायोचित नहीं होती।
ये न्यायोचित नहीं होती। न्यायोचित नहीं होती मतलब क्या हो गया? न्यायोचित नहीं होती का मतलब ये हो गया कि अगर कल को सरकार अपनी इस ड्यूटी को ना करे तो आप सरकार के अगेंस्ट अदालत में नहीं जा सकते। ये कंप्लीटली सरकार की मर्जी है, वो चाहे तो करवाएं, ना चाहे तो ना करवाएं। तो आर्टिकल 41 जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, तो उसमें सरकार कई सारी ऐसी नीतियां निकालती रहती है जिसके तहत बच्चा जो है वो 14 साल की उम्र के बाद भी बहुत कम से कम पैसे में पढ़ सके। ठीक है साहब? अच्छा, उसके बाद फिर एक और यहां पर केस है। इस केस को आप ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन हाँ नहीं जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो ना राइट टू एजुकेशन का पालन प्राइवेट स्कूलों को भी करना पड़ेगा। ये फैसला कब आया था? ये फैसला 2012 में आया था। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल। अनएडेड का मतलब क्या होता है? ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनको सरकार से किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है, मतलब प्योर प्राइवेट, सरकार से कुछ मिलता ही नहीं है उनको। तो प्योर प्राइवेट भी स्कूल है ना, तो उस प्योर प्राइवेट स्कूल को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन करना पड़ेगा। और इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि उसको अपनी 25% सीट पर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी हो लेकिन वो गरीब है, उनको बिठाना पड़ेगा और फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, और उस 25% सीट का जो पैसा है वो सरकार देगी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसलिए लिखा है ना, कोई भी प्राइवेट स्कूल एक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मना नहीं कर सकता। चलो अब बात करते हैं कि जो 0 से 5 साल की उम्र होती है, यानी कि 6 साल से कम कह लो आप, यहां पर शिक्षा में क्या होगा? तो इस उम्र में शिक्षा की गारंटी तो नहीं है फंडामेंटल राइट के अंदर, लेकिन डीपीएसपी में है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो एक आर्टिकल है दोस्तों, बहुत ही बेशकीमती आर्टिकल है, आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 स्टेट की ये जिम्मेदारी बताता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जब उसकी बिल्कुल उम्र शुरू होती है तो 6 साल से पहले पहले की जो उसकी उम्र होती है वहां पर वो सरकार जो है उसको शिक्षा दे। परंतु ये कौन सा है? ये आर्टिकल डीपीएसपी से संबंधित है, तो सरकार चाहे तो इसको फॉलो करे, ना चाहे तो सरकार इसको ना फॉलो करे। इस बात का ध्यान जो है आपको यहां पर रखना है दोस्तों। ठीक है? इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कौन से आर्टिकल पर? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 हमसे कहता है कि हमारे पास अधिकार मौजूद हैं। कब मौजूद हैं अधिकार? या तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर हमको हिरासत में ले लिया जाए। आइए देखते हैं आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 दोस्तों आपको क्या देता है? आर्टिकल 22 जो है आपको सुरक्षा देता है। किस चीज के लिए? आपको अरेस्ट के अगेंस्ट सुरक्षा और आपको हिरासत के अगेंस्ट जो है सुरक्षा दी जाती है ना? और ये कौन सी अरेस्ट है? जो कानून के मुताबिक अरेस्ट है, वहां पर थोड़ा ना तुमको सुरक्षा मिलेगी। जो गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, आपको आपकी कोई बातें नहीं मानी जा रही, ये वहां पर आपको अधिकार को जो है कुछ दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 22 के अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर दोस्तों 2 प्रकार की हिरासत होती हैं। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि दंडात्मक हिरासत, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के बाद अरेस्ट किया जाता है ना, क्या नाम है? प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि दंडात्मक हिरासत। जब किसी व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है तो उसके बाद तुम उसको अरेस्ट करते हो, ये वो है। एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक हिरासत। ये बड़ा खास है, पता है ये खास क्यों है? इसके नाम में ही है निवारक। प्रिवेंटिव मतलब व्यक्ति ने अभी कोई अपराध किया नहीं है, परंतु हमें आशंका है कि व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है। कितनी गलत चीज है ना? ऐसा तो मैं कहूं कि मुझे आशंका है, तुम अपराध कर सकते हो, चलो जेल में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो चीज है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक हिरासत, ये हमारे देश के लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा धब्बा है साहब। क्योंकि एक तरफ तुम खुद को डेमोक्रेसी कहते हो, दूसरी तरफ तुम ऐसे कानून लागू करते हो जहां पर तुमको लग रहा है कि सामने वाला कर सकता है। ऐसे तो तुम किसी को भी उठा ले जाओगे। तुमको कल को लगे ये कर रहा है, तुमको कल को लगे ये कर सकता है भविष्य में, ऐसे तो भविष्य में कोई भी अपराध कर सकता है। तो इसीलिए इट इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी। ये हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। ठीक है? तो यहां पर व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है लेकिन वो भविष्य में कर सकता है, तो आप उसको आज ही उठा लो। ये है इसमें चक्कर यहां पर। ठीक है? चलो अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी वाली हिरासत। सबसे पहले हम देखते हैं दंडात्मक हिरासत, यानी कि व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अपराध जो है किया है और उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। परंतु ठीक है ना, अभी रुको, अभी आपने अरेस्ट किया है, अभी अदालत फैसला करेगी अंत में।
अभी अदालत फैसला करेगी अंत में, अभी रुक जाइए। अभी आप उसको अरेस्ट करके ले आए, पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आई, पुलिस को पता चला कि इसने ऐसे ऐसे जो है ये काम किया है, तो पुलिस उसको क्या करके ले आई, अरेस्ट करके ले आई। परंतु इस परिस्थिति के अंदर भी उस व्यक्ति के पास कुछ प्रोटेक्शन मौजूद है। तो नाउ फाइनली दोस्तों अब आपकी नजर होनी चाहिए काय में। आप लोग पढ़ रहे हो कौन सा आर्टिकल, आप लोग पढ़ रहे हो आर्टिकल 22, जो कि दो टाइप की हिरासत की बात करता है। एक प्यूनिटिव जहां पर दंडात्मक हिरासत होती है, एक प्रिवेंटिव यानी कि निवारक हिरासत। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 22 का खंड नंबर 1 यानी कि क्लॉज नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, जो किस टाइप की हिरासत की जो यहां पर किस टाइप की बात कर रहा है, जो यहां पर दोस्तों बात कर रहा है कि अगर आपको प्यूनिटिव डिटेंशन में दंडात्मक हिरासत में लिया गया है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पास सबसे पहली बात यह अधिकार है कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए कि आपको किस कारण से जो है पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। बड़ा सिंपल है, आपको कारण बताना जरूरी है। पुलिस को बताना पड़ेगा कि हमने तुमको चोरी करते हुए देखा था या तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, इसीलिए हम तुमको जो है पकड़ के लाए हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हो ना 22(1) 22(1), तो ऊपर के जो दो कारण लिखे थे, ऊपर के जो दो कारण लिखे थे कि व्यक्ति को सूचना दो कि तुम गिरफ्तार करके क्यों लाए हो, और फिर अगला जो लिखा है कि आप उस व्यक्ति को एक वकील हायर करने का मौका दो। ये दोनों ही पॉइंट कौन से आर्टिकल में कवर हो रहे हैं, आर्टिकल 22(1), दोनों ही पॉइंट काय में कवर हो रहे हैं, आर्टिकल 22(1। पहले कारण बताओ अरेस्ट का, और दूसरा उसको एक वकील हायर करने का मौका आप उसको दीजिए। आप उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारा वकील नहीं आ सकता, आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते, ये उसका अधिकार है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 22(1) पे नहीं, अब आर्टिकल 22(2) शुरू हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप जिस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाए हो, आपको उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट यानी कि जज साहब के सामने जो है पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उस परिस्थिति में उस गिरफ्तारी को, उस हिरासत को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा, क्योंकि तुमको 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको नहीं किया, तो मतलब तुम्हारी जो हिरासत है वो गैर कानूनी है। अगर किसी व्यक्ति को सुबह 10 बजे अरेस्ट किया गया है तो अगले दिन की सुबह 10 बजे तक आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि जज के सामने पेश करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद सुनो, आर्टिकल 22(2) में एक तो ये वाली बात हो गई कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने आप उनको पेश करें। आर्टिकल 22(2) में ऐसी ही एक और बात लिखी है कि अगर जज साहब ने 24 घंटे के बाद भी हिरासत में रखने के लिए कहा है तभी रख सकते हो, और अगर जज साहब ने कहा कि मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति को आप 24 घंटे के बाद भी हिरासत में रखो, तो फिर आप उस व्यक्ति को 24 घंटे बाद हिरासत में नहीं रख सकते, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जज साहब के मना करने के बाद भी उसको 24 घंटे के बाद भी हिरासत में रखा, फिर जज साहब आपकी बैंड बजा देंगे, ठीक है। उस तरीके से फिर उस हिरासत को एक मनमानी हिरासत माना जाएगा, क्योंकि फिर तो आप वहां पर जज साहब की बात का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हुई दोस्तों, आपको परफेक्ट क्लियर हो गया। क्या आपको यह बात समझ में आई कि आर्टिकल 22(1) में मैंने आपको दो बातें बताई, पहला कारण बताओ, दूसरा वकील हायर करने का मौका दो। फिर मैंने आपको आर्टिकल 22(2) के अंदर फिर दो बात बताई, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने पेश करो, और अगर जज साहब ने 24 घंटे के बाद रोकने को कहा है तभी रोकना, अगर 24 घंटे के बाद जज साहब ने रोकने के लिए नहीं कहा है तो फिर आप उनको नहीं रोक सकते, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों हम आ गए हैं कहां पर, इसलिए मैं कहता हूं ये नंबर पढ़ना बहुत जरूरी है कि कोई बात तुम पढ़ रहे हो तो किस हेडिंग के अंदर कहां पढ़ रहे हो ये भी तो बताओ यार इस बात को। फिर ऐसे ही दोस्तों आता है कौन सा, आर्टिकल 22(3). कौन सा आता है, आर्टिकल 22(3). ये क्या कह रहा है, ये दोस्तों बात कर रहा है आप किसके बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अब कहानी अलग हो गई। अब बात चल रही है निवारक हिरासत। किसकी बात चल रही है, निवारक हिरासत। अब जनरली ये जो निवारक हिरासत होती है दोस्तों कैसे दिखती है, कैसे काम करती है, जो है आप समझ लीजिए। मान के चलो पुलिस ने मुझे निवारक हिरासत में रखा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, तो इसका मतलब ही है कि वो मुझे प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, वो मेरे द्वारा किसी अपराध को किए जाने से रोकना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं कोई अपराध भविष्य में कर दूंगा, इसलिए वो मुझको नजरबंद करके रख रहे हैं। इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, नजरबंदी,
क्या होता है नजरबंदी, तो पता है क्या करेंगे, मुझे थाने वाने नहीं लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे, अपराध थोड़ा ना किया मैंने कि थाने लेके जाओगे, वो क्या करेंगे, वो मुझे मेरे घर के ही भीतर हाउस अरेस्ट कर देंगे, मेरे घर के ही भीतर मुझे लॉक कर देंगे, 2 पुलिस वाले घर के बाहर खड़े रहेंगे ताकि मैं घर से भागूं ना, मेरे घर का जो इंटरनेट का तार है उसको काट देंगे ताकि मैं दूसरे बाकी की दुनिया से कांटेक्ट ना करूं, टेलीफोन का तार काट देंगे, अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूं तो मेरे मोबाइल फ़ोन जमा करवा लेंगे और मेरे घर के बाहर जैमर लगा देंगे कि कहीं मैंने कोई फ़ोन छुपा के भी रखा हो तो भी मैं बात ना कर पाऊँ। टीवी की इजाज़त वो दे देते हैं क्योंकि टीवी में आप बोल नहीं सकते, टीवी में आप केवल देख सकते हो, ठीक है, ऐसे होती है नजरबंदी। तो जो आर्टिकल 22(3) है ये कहता है कि अगर तुमको प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक हिरासत में लिया गया है, नजरबंद करके रखा गया है, तो लगभग तुम्हारे पास कोई भी अधिकार मौजूद नहीं है दोस्तों, कोई भी अधिकार एज सच मौजूद है ही नहीं। अभी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन लगभग कुछ नहीं है। जब सरकार तुमको बिना कारण के उठा सकती है तो तुमको काय बात के अधिकार देगी, फिर वो तुम्हें काय बात का वकील देगी, वो वकील तो तब देगी ना जब तुमने कुछ किया होगा, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं तो तुमको, जब तुमको ऐसे ही उठा लाई तो कोई अधिकार नहीं मिलते। लेकिन क्या है, कुछ तो मिलता है, कुछ तो मिलता है। क्या मिलता है? जो भी मिलता है वो आर्टिकल 22(4) में मिलता है। तो 22(3) में कुछ मिला क्या? 22(3) में तुमको उठा लाए, निवारक हिरासत में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में तुमको कोई अधिकार नहीं दिए। 22(4) में क्या लिखा हुआ है? 22(4) में लिखा हुआ है कि बिना एक सलाहकारी बोर्ड के अप्रूवल लिए, बिना एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल लिए आप मैक्सिमम किसी व्यक्ति को कब तक निवारक हिरासत में रख सकते हो, आप कब तक उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। तो मैक्सिमम जो दोस्तों समय है वो कितना है? 3 महीना। लेकिन जो सलाहकार बोर्ड बनाया गया, जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, अगर ये 3 महीने बाद भी रोकने को कहते हैं तो रोका जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, निवारक हिरासत में, नजरबंदी में। परंतु मैक्सिमम जो समय है वो कितना है? 3 महीने है, ठीक है। 3 महीने के बाद अगर एडवाइजरी बोर्ड ने और रोकने के लिए नहीं कहा तो फिर जो है नहीं रोका जाएगा। अब आप कहोगे सर एडवाइजरी बोर्ड में होता कौन है? अरे एडवाइजरी बोर्ड में जज साहब होते हैं, तो ऐसा मत समझो तुम्हारे साथ अन्याय होगा, तुमको 3 महीने के बाद फिर वो नहीं रखेंगे। क्योंकि अक्सर जब भी तुम कुछ अपराध करने वाले होते हो और तुमको 3 महीने रोक दिया जाए तो अक्सर तुम्हारे सारे प्लान फेल ही हो जाते हैं, उस दौरान तो बिल्कुल कट आउट हो जाते हो आप। उसके बाद देखिए एक आर्टिकल 22(7) भी है दोस्तों। 22(1) पढ़ा उसमें 2, 22(2) पढ़े उसमें 2 बातें, फिर एक 22(3) पढ़ा उसमें एक बात, फिर 22(4) पढ़ा उसमें एक बात, फिर कौन सा है सीधे 22(7). 22(7) क्या कहता है? 22(7) जो है वो पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो निवारक हिरासत के दायरे को बढ़ा सकते हैं, वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? 3 महीने के बाद भी वो उसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं बिना सलाहकार बोर्ड के अप्रूवल लिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या ड्रामा चल रहा है? जी हां, अगर पार्लियामेंट कानून पास कर देती है कि हम 3 महीने के बाद तक भी रोक के रख सकते हैं बिना सलाहकार बोर्ड के सलाह लिए, तो वो बिल्कुल रोक के रख सकते हैं, एब्सोल्युटली रोक के रख सकते हैं। आप सोचो ना यार, जब कोई तुमको बिना अपराध के उठा लाया तो उसने तो तुम्हारे सारे मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए तो ये बहुत खराब तरीके का जो है फंडामेंटल राइट में बात लिखी हुई है। आप बताइए ये क्या चीज है? अब आप कहोगे सर संविधान बनाने वालों ने तो फिर इतनी बेकार चीज डाली ही क्यों? ये करने से तो व्यक्ति के सिर से लेके पैर तक सारे फंडामेंटल राइट के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर क्यों बना रखा है इसको? क्योंकि पता है जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, तो उस टाइम पर ऐसे बहुत से लोग थे जो देश को जुड़ने नहीं दे रहे थे, तो ऐसे लोगों को बंद करके रखना पड़ता था, बहुत जरूरी था। कश्मीर में भी हमने इसीलिए कंट्रोल ले पाए क्योंकि सरकार ने वहाँ के नेताओं को महीने महीने नज़रबंद करके रखा, उनसे कोई अपराध होने ही नहीं दिया। तो इसीलिए फिर उस परिस्थिति में ये चीज़ जरूरी थी, लेकिन आज के समय में तो हट जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA इस बात की इजाजत देता है कि आप निवारक हिरासत को कहां तक खींच सकते हो? 12 महीने तक, क्योंकि यहां पर देश की सुरक्षा की सवाल है। और ये एक्ट वैक्ट कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को शक्ति दे रखी है कि वो 3 महीने से ज्यादा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं बिना एडवाइजरी बोर्ड के सुने। सोचिए, और ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 22(7) में जो है दोस्तों ये बात यहां पर लिखी हुई है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई?
उसके बाद हम 22(3) पर सॉरी, उसके बाद हमारा आर्टिकल 23 जो है दोस्तों शुरू हो गया। आर्टिकल 23 यहां पर कहता है कि मानव तस्करी नहीं करनी और किसी व्यक्ति से आपको जबरन जो है लेबर नहीं करवानी है, ठीक है ना। तो मतलब कोई आप मानव तस्करी समझते हो, लोगों की बेच खरीद, इंसानों की बेच खरीद, और फोर्स लेबर जबरन आपसे कुछ जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है ना। एक तरीके से बंधुआ मजदूरी जो है, आप समझ लीजिए उस चीज को। अब आर्टिकल 23 के अंदर सबसे पहली चीज क्या लिखी है? सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि मानव तस्करी नहीं करनी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी, और फोर्स लेबर यानी कि जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते आप, है ना। अब क्या होता है ये सब, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, वो आप सुन लीजिए, कीमती कीमती चीजें हैं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मानव तस्करी समझाई हुई है जैसे कि पुरुष, महिला और बच्चे, इनका बेच खरीद, और वो भी इलीगल काम के लिए। अरे इलीगल हो लीगल हो, बेच खरीद थोड़ा ना कर सकते। और अक्सर इसमें होता क्या है, वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, और जबरन शादियां करवा देते हैं, दूसरे देशों में भेज देते हैं, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यही सब चीजें होती है मानव तस्करी में। तो इस पर रोक लगाई गई है। कौन से फंडामेंटल राइट से? आर्टिकल 23। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, और उस व्यक्ति जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उसको धर दबोच लिया जाएगा। बैगर, बैगर ये शब्द को, बैगर मतलब क्या बोलते हैं आप हिंदी में? भिखारी। लेकिन हिंदी की किताब में भी उन्होंने क्या शब्द यूज किया है? बैगर शब्द यूज किया है। मतलब यहां पर क्या कहा गया है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे काम करने के लिए फोर्स किया जाता है बिना पैसा दिए, ठीक है ना। जब आप किसी को बिना पैसा दिए, बिना सैलरी दिए जबरन काम करवाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैगर कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो इसको जो है हमको रोकना है। उसके बाद अन्य प्रकार का जबरन लेबर करवाना, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अन्य प्रकार का जबरन लेबर करवाना मतलब बंधुआ मजदूरी करवाना। गांव में कोई गरीब बच्चा है, उससे आप जबरन खेत में काम करवा रहे हो, उस पर प्रेशर डाल के, उसको डरा के, उसको धमका के, है ना, बिना उससे पूछे, बिना उसको पैसा दिए। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर अपवाद भी दे रखे हैं, है ना। जैसे कि अपवाद कहाँ दे रखे हैं? आर्टिकल 23(2) के अंदर। अभी जो आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा है, मानव तस्करी, बैगर और अन्य प्रकार की फोर्स लेबर, ये तीनों बातें कहां कवर हुई हैं? आर्टिकल 23(1) में, कि हमको ये तीनों चीजें होने से रोकनी है। और अगर हमारे साथ ये तीनों चीजों में से कुछ भी होता है तो मतलब हमारे आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 23(2) यहां पर एक एक्सेप्शन भी लगाता है साहब। एक्सेप्शन क्या लगाता है? ये कहता है कि जो स्टेट है ना, आर्टिकल 12 के अनुसार जो स्टेट है वो क्या कर सकता है? बेसिकली वो कुछ कंडीशंस, मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पर कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 23(2) ये कहता है कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर सरकार आपको फोर्स काम करवा सकती है, जैसे कि सेना, मिलिट्री। यहां पर सरकार चाहे तो आपको काम करवा सकती है और आप उसको मना नहीं करोगे। समझ में आ रही है चीज? क्लियर है। और परंतु जब भी सरकार इस तरह का काम आपसे करवाएगी तो सरकार को बोला जा रहा है कि वो आपसे भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी मैटर पर आपका धर्म वगैरह, जाति वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो है देखो, यहां पर काम करवाया भी है, यहां पर एक एग्जांपल दिया भी होगा। मान के चलो देश में जंग छिड़ गई है, तो क्या मिलिट्री वालों को यह बोला जाएगा कि नहीं हम तो बस इतना ही काम करेंगे? सरकार उनसे काम करवा सकती है, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं देखा जाएगा। फिर जैसे कि देश में कोई डिजास्टर आ गया, कोविड आ गया, तो कोविड के दौरान सरकार ने डॉक्टर से काम करवाया, भले ही उनको करना है नहीं करना, सरकार ने करवाया, जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी इच्छा से काम किया बेचारों ने, बट फिर भी उनको करवाया गया। तो वहां पर फिर उनका फंडामेंटल राइट नहीं देखा जाएगा, आर्टिकल 23 नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो सरकार आपसे, भले ही जबरन लगे आपको, लेकिन सरकार आपसे काम करवा सकती है, ठीक है। परंतु जब तक बहुत ज्यादा सिचुएशन नहीं आई है तो फिर कोई आपसे जबरन काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 23 प्रॉपर तरीके से लागू हो, इसके लिए सरकार ने कुछ एक्ट भी बना रखे हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक एक्ट बनाया हुआ है 1976। ये आपसे ईयर पूछ सकता है कि ये एक्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी आपसे बंधुआ मजदूरी ना करवाए। अगर ये एक्ट ने अपना सही काम किया तो बंधुआ मजदूरी आपसे कोई नहीं करवाएगा, और अगर आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई गई तो मतलब आपका आर्टिकल 23 नहीं टूटा। तो हेडिंग समझो, आर्टिकल 23 किन एक्ट्स की वजह से कायम है? तो इन एक्ट की वजह से कायम है, क्योंकि ये एक्ट अपना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर देखो, इमोरल ट्रैफिक, यानी कि
मानव तस्करी को रोकने वाला एक्ट है ये 1956 का। तो ये एक्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि कहीं भी मानव तस्करी ना हो, और जब ये एक्ट अपना सही काम करता है तो आपका आर्टिकल 23 नहीं टूटता, ये फंडामेंटल राइट नहीं टूटता। चाइल्ड लेबर यानी कि बलात् श्रम यानी कि बाल श्रम, कि बच्चे से कोई भी काम नहीं करवा सकता, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकता। हालांकि अब ये आर्टिकल एक अलग से भी आएगा चाइल्ड लेबर का। तो ये एक्ट कब आया था, ये आपसे ईयर पूछ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, कि एक मतलब ऑपरेशन के नाम पे एक अंग ज्यादा निकाल लिया, वो किसी और को दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया बिना इच्छा के, तो ये भी गलत है, ये भी अंग की तस्करी है एक तरीके से। तो इसको रोकने के लिए एक्ट कब आया था, 1994। तो अपने जब आप रजिस्टर में नोट बनाओ तो लिख लेना, कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग से ही समझ जाओगे एक्ट का काम क्या है। ये चारों एक्ट इस बात को मेक श्योर करते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि किसी व्यक्ति का आर्टिकल 23 का फंडामेंटल राइट ना टूटे। These four acts make sure that the fundamental right under article 23 does not get violated। इतना क्लियर हो गया, अंग्रेजी में भी मैंने आपको बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैसले जो यहां पर हुए, जैसे पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये केस का नाम तो देखो ऐसे अंग्रेजी में रखना पड़ता है, 1982 का एक केस है ना। ऐसे केस से एमपीपीएससी सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोई केस हो गया, जैसे मेनका गांधी वाला वो बताया था, केशव नंदा भारती, ये तो बहुत ही कॉमन केसेस हैं यार, है ना। केशव नंदा भारती केस इतना कॉमन है कि बेसिक स्ट्रक्चर इतनी बार मैं आपको पॉलिटी में आगे बढ़ोगे इतनी बार पढ़ा दूंगा कि बहुत ही कॉमन आर्टिकल है वो, ठीक है ना। एक फिर वो मिनर्वा मिल्स केस आता है, वो भी तो कुछ केस तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो जब वो आएंगे तब बताऊंगा। अभी ऐसा कोई बहुत कॉमन केस आया ही नहीं है। मेनका गांधी वाला आया था, मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिया था उस पर, ठीक है। फिर एक वो संजीत रॉय और स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर सरकार जो है तुमको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही है, मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रही है और तुमसे काम करवा रही है, तो ये भी तुम्हारे आर्टिकल 23 के अगेंस्ट है। एक मिनिमम वेजेस होती है ना कि कम से कम इस काम का इतना पैसा तो दो कम से कम। अगर सरकार तुमसे काम भी करवा रही है और तुमको मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रही, कम से कम न्यूनतम एक तनख्वाह भी नहीं दे रही, तो वो भी तुम्हारे आर्टिकल 23 के खिलाफ जो है माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका आर्टिकल 23 जो है समाप्त होता है। ये एक और रह गया है, ये वाला जो आर्टिकल है ना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। तो ये तो कहता है कि कोई आपसे बंधुआ मजदूरी करवाता है तो वो भी गलत है, तुम्हारे आर्टिकल 23 का जो है हनन हो रहा है। तो अगले लेक्चर से दोस्तों हम यहाँ पर आर्टिकल 24 से जो है शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, बंधुआ मजदूरी जानते हो ना, बंधुआ मजदूरी क्या होता है? एक कंडीशन सुनो, एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति है, वो अपने गांव के जमींदार के पास गया और बोला कि मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मुझे आप पैसा दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। तो फिर वो जो जमींदार, अमीर जमींदार, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है मैं तुझको पैसा दे दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि तेरा ये जो लड़का है ना, लड़का है 5-6 साल का, तेरा ये जो लड़का है ना, इसको मेरे पास अगले 20 साल तक मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा बिना किसी पेमेंट के। इसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। आप पैसा भी नहीं दे रहे और आप अनुचित समय काल के लिए किसी व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 7 में था इतना ही। आज दीजिए मुझे इजाजत, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा और मैं अपना ये सफर इसी तरह से निरंतर रूप से कंटिन्यू करता रहूंगा। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नजरिए से अभी क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल नहीं चल रहा। एक जिम्मेदार कोचिंग इंस्टीट्यूट के नजरिए से मैं ये जरूर जो है कहना चाहूंगा कि कुछ चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन एक चीज बहुत चल रही है और वो है प्रीलिम्स ना क्लियर होने का फ्रस्ट्रेशन। तो उसको तो मैं निकाल के रहूंगा, उस फ्रस्ट्रेशन की गर्दन पकड़ के उसके से लटकाएंगे और गच 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 उसको मार देंगे। ठीक है ना? तो प्रीलिम्स की फ्रस्ट्रेशन नहीं लेनी है, हम करवाएंगे, लोड नहीं लेने का, बस जो कह रहे हैं वो प्लीज करने का। ओके, चलो, जय हिंद।